हमेशा जीवन में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। सच तो यह है कि जो होता है वह किसी की चाहत पर निर्भर नहीं होता। कभी कभी बाग की कुछ कलियां माली की हट के कारण असमय ही मुरझा जाती हैं, लेकिन फिर सजा किसे मिलती है? कौन भोगता है यह यंत्रणा? माली ही तो। शाम के 4 बज रहे थे। चारों ओर बिखरी छिटपुट पहाड़ियों की ओट में सूरज बादलों से आंख मिचौली खेल रहा था। जहां तक नजर जाती वहां तक हरियाली ही हरियाली फैली थी। गहरी घाटियों से घिरा घना जंगल, निर्जन वातावरण और निस्तब्धता। विशाखापट्टनम से अरकू वैली जाने के रास्ते में बसी आदिवासियों की एक जंगली बस्ती से सटा हुआ छोटा सा शहर। राजेश का तबादला जब यहाँ हुआ, मीरा काफी चिंतित हो गई थी कि इस जंगल में वह कैसे रहेगी। सरकारी नौकरी थी राजेश की, अच्छे ओहदे की। फिर सोचा कि केवल 3 साल की ही तो बात है, और अगर इतना ही नागवार लगे तो कोई भी कारण बनाकर यहाँ से किसी और शहर जाया जा सकता है। तो बड़ी मुश्किल से मानी थी वो, पर यहाँ आकर यहाँ की रमणीयता ने तो मन ही मोह लिया था। 24 घंटे बालकनी में बैठ निहारा करती थी उन नजारों को। दरअसल अब तक शहरों की भीड़ भाड़ जिंदगी ही देखी थी उसने। पर्वतीय प्रदेश में आवास पहली बार हो रहा था। राजेश को सरकारी आवास भी मिल गया था, पर आवंटन में थोड़ी देर थी, इसीलिए किराए के मकान में रह रहे थे। एक मंजिला मकान था, कोठीनुमा, आलीशान और बेहद खूबसूरत। काफी सस्ते में मिल गया था। दोनों को बहुत आश्चर्य भी हुआ था कि मकान मालिक ने बिना कुछ कहे उनकी बात कैसे मान ली थी कि केवल कुछ ही महीनों के लिए ही वे घर चाहते हैं। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपरी मंजिल इनको दे रखी थी। उसके ऊपर छत थी, जिसके कोने में एक कमरा था और उसके चारों ओर खूब सारे पौधों के गमले थे, रंग बिरंगे फूलों वाले। मकान मालिक ने बस एक ही शर्त उनके सामने रखी थी कि नीचे सीढ़ियों को वे हमेशा ताला लगाएंगे। राजेश ने इस बात का औचित्य यही समझा था कि जंगली प्रदेश है, तो शायद ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कहा होगा। ठीक भी था, तो बात को ज्यादा तुलना देकर उन्होंने आदेश का पालन करना ही उचित समझा। मकान मालिक के घर में 2 ही प्राणी थे, मिस्टर श्याम सुंदर व्यास और उनकी पत्नी सुषमा व्यास। जहां तक उसे पता था कोई तीसरा प्राणी नहीं देखा। माली दादा, भोजन पकाने वाली लक्ष्मी और काम वाली पुष्पा। नीचे बड़ा सा बगीचा और हरी हरी घास। कोने में एक विशाल नीम का पेड़ था और आंगन के बीचों बीच हर श्रृंगार। शाम होते ही जिसकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा अहाता नहा उठता था, और सुबह होते ही फूलों की चादर बिछ जाती थी आंगन में। अचानक उसे याद आया, दोपहर को छत पर कपड़े सुखाए थे धोकर। मुन्ना बाहरी कमरे में बैठा खेल रहा था। मुन्ना अभी 1 साल का ही था। वह चाहती थी कि सुषमा जी से बात करे और मुन्ने के लिए किसी स्कूल की जानकारी ले उनसे, पर पता नहीं, जब भी वे मुन्ने को देखती तो झट से मुंह फेर लेती थी। बालक की मुस्कान तो किसी का भी मन मोह लेती है, पर न जाने क्यों वे उसे देखते ही वे असहज हो जाती थी। वह तो डरने लगी थी उनसे। उसको उनके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लगती थी। उसने राजेश से कहा भी था, पर उसने डांट कर उसका मुंह बंद करवा दिया था। उन्हें समय निकालना था और दूसरा कोई विकल्प न था। जब कभी काम वाली से वह उनके बारे में पूछती तो एक ही जवाब मिलता, मालकिन दवा खाकर सो रही हैं। अब क्या बीमारी थी? मीरा ने कभी जासूसी नहीं की। उन्हें आए भी कितने दिन हुए थे। मुन्ना राजा, चलो ऊपर चलते हैं कपड़े लाने। उसने आवाज लगाई तो वह झट खेलना छोड़ रेंगता आया और माँ से लिपट गया। उसने उसे गोद में उठाकर दरवाजे पर कुंडी लगाई। नीचे बरामदे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। झांक कर देखा, सुषमा जी झूले पर बैठी झूल रही थी।
झूला हल्का हल्का हिल रहा था, शायद उसी के घिसने की आवाज थी। सांझ ढलने को थी, पर धूप अभी भी छत पर छितरी हुई थी। पहाड़ी प्रदेश, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी अचानक से पानी बरसने लगता है। कुछ भरोसा नहीं। वह जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी। सामने देखा तो पाया कि उस कोने वाले कमरे की खिड़की का एक पट खुला हुआ था। ऊपर तो वह रोज आती रही थी, पर खिड़की कभी खुली न दिखी थी। आश्चर्य हुआ। उसने दरवाजे की ओर देखा। ताला नहीं था, यानी कोई अंदर था। जिज्ञासा उठी, कौन हो सकता है? वह धीमे से गई और खिड़की से झांक कर देखने लगी। लगा जैसे अंदर आराम कुर्सी पर कोई बैठकर पढ़ रहा था, शायद क्योंकि आराम कुर्सी का पिछला भाग उसके सामने था और बैठने वाले के बाल हल्के से अस्पष्ट नजर आ रहे थे। कमरे में मध्यम नीली रोशनी थी। कोने में टेबल लैंप जल रहा था। कई किताबें शेल्फ में रखी हुई थीं। बड़े से पलंग पर सफेद चादर बिछी हुई थी। छोटा सा सोफा और मेज भी थे। सजा सजाया हुआ लग रहा था कमरा। क्या देख रही हैं दीदी? पुष्पा की आवाज से मीरा हड़बड़ा गई और झट से पीछे हट गई। तूने तो डरा ही दिया था पुष्पा। कमरा खुला था ना, इसलिए देख रही थी कौन है अंदर। पुष्पा के पास ऊपर आने के लिए दूसरी चाबी रहती थी, जिससे वह रोज आकर पौधों को पानी डाल दिया करती थी। आंगन की बागवानी तो माली संभालता था। उसकी जिज्ञासा अब भी बनी हुई थी। लगा था कि कोई अंदर है। कोई नहीं दीदी, माँ जी ने कमरा साफ करने को कहा था तो मैं आई। महीने में एक बार चादर बदल देनी होती है ना, इसलिए सोचा आई हूं तो पौधों को पानी दे दूं तो काम हो जाए। वह मुन्ने को पुचकारती हुई लाड करने लगी। मुन्ना भी उसे देखते ही उछल उछल जाता था। उसके भी नाती नातिन थे, इसलिए वह मुन्ने से काफी घुल मिल गई थी। अचानक किसी ने नीचे से आवाज दी, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, कहाँ है? जल्दी आ। उसने पानी की पाइप को जमीन पर पटक दे मारा और वहीं से चिल्लाई, हाँ मालकिन, अभी आई। अभी तो काम करके आई हूँ। इतने में ही अचानक क्या आफत आ गई। ये माँ जी भी ना, अब क्या बोलूं। पुष्पा बड़बड़ाते हुए कमरे को ताला मार सीढ़ियों की ओर निकल पड़ी। दीदी मैं जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाना, बरसात आने को है। यहाँ आदिवासी महिलाएं सबको दीदी कहकर ही पुकारती थीं, भले ही उम्र में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अरे अंदर बत्ती तो बंद कर देती, और ये खिड़की भी। जाती हुई पुष्पा को मीरा ने टोका, ना दीदी, बाद में, कोई बात नहीं। देर हुई तो बस शामत आई समझो। पुष्पा चली गई। बादल घिर आए थे। उसने कपड़े समेटे और वापस चलने को हुई। तेज हवा चल रही थी और खिड़की का खुला शीशा ग्रिल से टकराकर आवाज कर रहा था। लगा टूट जाएगा। कांच है, चलो बाहर से ही धकेल कर बंद कर देती हूँ। वह मुन्ने को गोद में उठाए खिड़की की ओर चली। खिड़की अभी छूने ही वाली थी कि अचानक अंदर से दबाव आया और खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप गया। माना हवा चल रही थी, पर खिंचाव तो अंदर से हुआ था। वह समझ ना पाई। उसने मुड़कर दरवाजा देखा। वहां तो ताला लटक रहा था, यानी अंदर कोई नहीं था। एक ठंडी सी सिहरन रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। पैर लड़खड़ाने लगे। उसने आओ देखा ना ताओ, उल्टे पांव सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। मिनटों में ही सारी सीढ़ियां उतर गई। सांस फूलने लगी थी। मन और दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया था। उसे अपने देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों वह डर गई थी। खिड़की भला अंदर से कैसे बंद हो गई थी। शाम गहरा गई, अंधेरा हो आया। पूरी शाम इसी उधेड़ बुन में कटी थी। बरामदे के कोने में छोर पर छत की सीढ़ियां थी ऊपर जाने की। अब तो उधर देखने में भी डर लग रहा था। दरअसल यहाँ सामने की सड़क भी काफी वीरान थी। कोठी छोर पर थी।
सड़क पार करते ही गहरी घाटी और फिर घना जंगल। वाहनों का शोर ना के बराबर। काफी सन्नाटा रहता था। नीचे बरामदे में श्याम सुंदर जी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। मुन्ना दूध पीकर सो गया था। वह बरामदे में ही बैठी रह गई, राजेश की प्रतीक्षा में। सोचा राजेश को फोन करे, पर पता था कि वे इस बात को हल्के में लेंगे और हवा कर देंगे, बल्कि दोष उसे और उसके टीवी सीरियल को ही मिलेगा। और वही हुआ जिसकी आशा थी। रात को भोजन के बाद उसने डरते डरते राजेश को पूरी कहानी सुनाई। वह सत्ते में आ गया। क्या हो गया है मीरा तुमको? तुम मुन्ने को लेकर हड़बड़ी में सीढ़ियां उतरी थी। इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी मूर्खता की बात तुम कैसे कर सकती हो? राजेश डर गया था, उसकी कहानी से नहीं बल्कि संभावित दुर्घटना से। अगर पांव फिसल जाता तो पता है मीरा कितनी आफत आ जाती। या तो भगवान की कृपा है कि तुम दोनों सही सलामत हो। मैं कह दे रहा हूँ, आज से ऊपर जाना बंद। सूखना सुखाना सब पीछे के बरामदे ही में होना चाहिए, समझी तुम? उसने कठोर स्वर में आदेश दे दिया। पर राजेश, वहां पीछे आम के पेड़ की छाया से धूप नहीं आती। और मुन्ने के कपड़े? वह कह भी ना पाई कि राजेश ने चिल्लाकर कहा, मीरा प्लीज, अनजाने शहर में मेरे लिए नई आफत मत लाओ। समझो मीरा, अगर आज गिर जाती तो मुन्ने के साथ तो क्या होता? देखो, हमारा क्वार्टर जल्द ही मिल जाएगा। ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहाँ चहल पहल भी रहती है। तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और ऐसे वाहियात डर भी ना लगेंगे। प्लीज थोड़ा सा सब्र करो, प्लीज। और हाँ, तुम्हारी हॉरर स्टोरी फिर कभी। आज नींद आ रही है और कल जल्दी उठना है। चलो अंदर। वह उसे खींचता अंदर ले आया। उसको विश्वास था वही होगा, और वही हुआ भी। अगले कुछ दिन यूं ही मन को समझाने में बीते। वह भूलना चाहकर भी भूल ना पा रही थी, पर फिर भी कभी छत पर नहीं गई थी। राजेश के आदेश का मान रखकर नहीं, अनसुलझे सवालों के कारण। आज दोपहर को भोजन के बाद वह बैठक में सोफे पर पसर गई थी। मुन्ना नीचे बैठ खेल रहा था। टीवी चल रहा था। हल्की सी झपकी भी आ रही थी कि अचानक सुषमा जी बिना पूछे सीधे कमरे में भीतर घुस आईं और सोफे पर धम से बैठ गई। वह भौचक्की सी रह गई। उनके चेहरे का भाव उसे अजीब सा लगा। ना हाय ना हेलो। आकर चुपचाप चारों ओर ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार इस घर को देख रही हूँ। उसने औपचारिकता बस अभिवादन किया और उठकर सीधी बैठ गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। मीरा भी सोच में डूबी थी कि क्या कहे, कैसे बात शुरू की जाए। आपके पति बता रहे थे आप साहित्य पढ़ाती थी। उन्होंने ही उलझन दूर की और बात शुरू कर दी। नजरें कमरे में कुछ खोज रही थी। हाँ, मैं शादी से पहले अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाती थी कॉलेज में, पर बाद में तो नौकरी छूट गई। और फिर मुन्ना। अभी उसने बोलना शुरू ही किया था कि बीच में ही उन्होंने बात काट दी। अभिषेक को भी अंग्रेजी साहित्य से बड़ा लगाव था। अभिषेक? कौन अभिषेक? वह उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगी, जो कुछ तलाश रही थी। जेन ऑस्टन और वर्जीनिया वुल्फ तो उसके प्रिय थे, लेकिन उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, ना उसकी ओर देखा। मीरा सकपका गई। लगा अनावश्यक ही पूछा। वे तो अपनी ही धुन में बोले जा रही थीं। बोलते बोलते वे रुकी और सामने वाली दीवार को घूरने लगी। अब उनकी दृष्टि स्थिर हो गई थी। मीरा ने मुड़कर दीवार को देखा तो याद आया, कल ही राजेश ने क्रिकेट के खिलाड़ी का पोस्टर दीवार पर चिपकाया था। शायद उन्हें बुरा लगा था दीवार पर रंग उखड़ने की संभावना से। वह डर गई। उसने बात संभालते हुए कहा, मैंने मना किया था पर वे नहीं माने। अगर आपको बुरा लगा तो मैं निकलवा दूंगी, आप चिंता न करें। वो तो उसने उनकी सब किताबें पढ़ी थी। उन्होंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। वह साहित्य का प्रेमी था, पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तीसरे साल में था। मुंबई के बड़ा बाजार जाकर वह किताबें खरीदता था और पूरी रात पढ़ता था। साहित्य की किताबें, अनिल ने बताया था। वे कुछ क्षण के लिए रुकी। मीरा का शक विश्वास में बदल गया कि बात दीवार और रंग की ना थी।
उसकी ओर तो उनका ध्यान बिल्कुल ना था। बहुत जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि वे अपने आप से बातें कर रही थीं। आगे जो हुआ वह तो दीवार को घूरते उनका एकालाप था। उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी। टू द लाइट हाउस की, किस तरह जेम्स को उसके पापा लाइट हाउस नहीं जाने देते ना, वो सब। हमने भी तो उसे साहित्य नहीं पढ़ने दिया था, जबरदस्ती इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया था। क्या करें, इनके परिवार में सभी इंजीनियर ही हैं। इनके भाई के बेटे और मेरी भी बहनों की संतानें, लड़कियां भी। तो हम कैसे अपने इकलौते बच्चे को इंजीनियरिंग ना पढ़ाते? हमारी इज्जत का क्या होता? पर वह ना पढ़ सका इंजीनियरिंग, लगातार फेल होता रहा। उसे फूलों से बहुत प्यार था। अपने कमरे में आगे वही छत पर कोने का कमरा उसी का तो था। हमने उसके लिए ही बनवाया था। पता नहीं कहां से रंग बिरंगे फूलों के पौधे ले आता और आंगन भर देता था। जब नीचे पूरा भर गया तब ऊपर कमरे के आगे रखवा लेता। हाँ, और वो हर सिंगार है ना, उसका प्रिय फूल बहुत दूर से खरीद कर लाया था। उसकी खुशबू उसे बहुत भाती थी। वे कुछ क्षण के लिए फिर चुप हो गई। उसका दिल बैठा जा रहा था, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। वह सोफे पर जकड़ सी गई थी। उसे समझ आ रहा था कि उनकी बातों में कोई तारतम्य नहीं है। और तो और मीरा कुछ सुन रही है या नहीं, इससे भी उनका कोई लेना देना नहीं लग रहा था। अचानक मुन्ना रोने लगा, पर न वह उठ सकी, न उनकी कहानी में मुन्ने के रोने से कोई व्यवधान ही पड़ा। वह फिर बोलने लगी, याद है मुझे, इसी साल मई की 26 को वह आया था अनिल के साथ। अनिल, वही तो उसका दोस्त था। बचपन से दोनों साथ पढ़े थे, साथ ही मुंबई में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। दोनों रूममेट थे। पता है उस दिन क्या हुआ था? वह तो आते ही बात किए बिना अपने कमरे में चला गया था। अनिल ने ही आकर बताया था, अभिषेक बहुत अपसेट है आंटी, उसके सारे पर्चे रह गए हैं। आज आप कुछ न कहिएगा उसे, बहुत ही डिप्रेस्ड है। वो तो आना नहीं चाहता था, मैं ही मना कर लाया हूँ। समय दीजिए उसे कुछ। पर कब तक अनिल, ऐसा कब तक चलेगा? मैं भी अड़ गई थी। उस दिन मुझे भी गुस्सा आ गया था। वह हर किसी का गुस्सा सह सकता था, पर मेरा नहीं। बचपन में कभी पापा डांटते तो मेरी गोदी में छिप जाता। बहुत नाजुक स्वभाव का था, बहुत नाजुक। नहीं आंटी, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। उस दिन अनिल ने हमें बहुत समझाया था। और कितना भाई, 3 साल कम है क्या? हम अपने रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं, और क्या होना है? पर उसके पापा भड़क गए गुस्से में। अंकल, इंजीनियरिंग उसके बस का रोग नहीं, न रुचि है न इच्छा। वह तो दिन रात साहित्य। बस करो अनिल, बस। क्या खाक कमा लेगा यह सब पढ़ के? सभी को सरकारी नौकरी मिल जाती है क्या? और क्या सोचते हैं महाशय, बाप दादाओं की जागीरें भी बैठकर खाने से पिघल जाती हैं, देर नहीं लगती। और हमारी इज्जत, उसका क्या समझते हो? प्रोफेसर मेहरा ने मुझे नहीं बताया आजकल रमा के घर में तुम्हारी शामें बीतती हैं। क्यों, फिर कैसे मन लगे पढ़ाई में? नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। हम तीनों ज्वाइंट स्टडी करते हैं उनके घर में, उनके माँ पिताजी के सामने। वो हमारी अच्छी दोस्त है, बस। सब पता है। क्या दूसरों को मुश्किल नहीं लगती पढ़ाई? इसे ही लगती है। फिर तुम कैसे पास हो गए? नाटक है सब। तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो, बस। अब जाओ अपने घर, तुम्हारे माता पिता राह देख रहे होंगे। वे बहुत गुस्से में थे। उस शाम उन्होंने अभिषेक को खूब डांटा था। हाँ, खूब डांटा था। वे कुछ पल के लिए चुप हो गई। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। सांस की गति लगातार तेज हो रही थी। मुन्ने को भूख लगी थी। वह हाथ पांव धरती पर पटक कर रो रहा था। उसे चुप कराना था। वह बड़ी मुश्किल से उठी और अंदर जाकर जल्दी से एक कटोरी में बताशे डालकर ले आई। मुन्ना बतासे लेकर चुप हो गया। उनका बोलना जारी था। देर हो गई, वह खाना खाने नहीं आया। मैंने सब उसकी पसंद के व्यंजन बनाए थे। 8 बज गए।
ना ये गए उसे मनाने, ना मुझे जाने दिया। आखिर मैं ही गई, इनसे लड़कर ऊपर गई तो देखा। वे फिर कुछ क्षणों के लिए रुकी। मीरा को पसीने आने लगे। वह बहुत डर गई थी। आसपास कोई न था जिसे आवाज देकर बुला पाती। हिम्मत करके सुनने लगी। उनकी पुतलियां स्थिर थीं, शून्य में घूरती हुई और आवाज मध्यम। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो पंखे से झूल गया था। वैसे वह जिम जाता था रोज। उसे झूलना अच्छा भी लगता था, पर क्या कोई पंखे से झूलता है? नहीं ना। वह बहुत नाजुक स्वभाव का था। कहता था वर्जीनिया वुल्फ ने भी नदी में कूदकर आत्महत्या की थी। सच्चे अर्थों में चेला था उसका। हमेशा चुप रहता था, कभी अपना दुख किसी से न कहता। बचपन में भी जब खेलने जाता तो रोज किसी न किसी से पिटकर रोता हुआ आता था। यकायक वे हंसने लगी, झूलती हुई अबोध बच्चे की तरह। मीरा का सर चकराने लगा जैसे कमरा, दीवार, छत सब गोल गोल घूम रहे हैं और उस पर अभी गिर जाएंगे। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर ही ना निकली। अगले ही पल वे हंसते हंसते गंभीर हो गई। उसे अपना बचाव करना भी ना आता था, इतना नाजुक था उसका स्वभाव। पर देखो, क्या ऐसे भी करते हैं? नहीं ना, झूलना हो तो जिम जाना चाहिए, है ना? पगला कहीं का। वे चुप हो गई। नजरें दीवार को ही घूर रही थी, खाली, निस्पृह, विक्षिप्त सी। मीरा के तो होश उड़ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सुन रही है। दिमाग अपनी शक्ति खो चुका था। रुलाई कंठ तक आकर रुक गई थी। भयानक दर्द हो रहा था उसे गले में। मुन्ना फर्श पर खाली कटोरी पीटता शोर कर रहा था। उसने पूरा फर्श गीला कर दिया था। दरअसल बहुत देर तक उसका डायपर न बदलने की वजह से वह रुई का गोला बन चुका था और पूरा फर्श भीग गया था। और वह तो गीले में मजे से बैठा कटोरी बजाते खेल रहा था। मीरा पहले ही डरी हुई थी। फर्श की हालत देखकर वह और भी डर गई, पर उठ भी ना पाई। कुछ क्षण यूं ही बीते। इस बीच सुषमा जी कुछ सामान्य हुई। चारों ओर नजरें घुमाई। मीरा की घबराहट देख उठकर खड़ी हो गई। आपका मुन्ना बड़ा प्यारा है, देखिए मुन्ने को कुछ मत कहना। वे सधे कदमों से चलकर मुन्ने के पास पहुंची और झुककर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, बच्चों को करने देना चाहिए जो वे करना चाहते हैं। फर्श ही तो है, साफ हो जाएगा, पुष्पा कर देगी। मीरा पागलों सी उनकी ओर देखे जा रही थी। उसने चाहा कि दौड़कर जाए और मुन्ने को गोदी में छिपा ले, पर उसके पांव हिल भी ना पाए। कुछ पल चुप्पी रही। अचानक उनकी पुतलियां फिर से स्थिर होने लगी थीं। चेहरा सर्द हो गया, आंखें फैल गईं, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। शून्य में घूरती हुए बोलने लगी, मुन्ने को कुछ मत कहना, कुछ नहीं, डांटोगे तो वह झूल जाएगा। अपना मन कभी ना थोपना उस पर, वरना तो वे गुम हो जाते हैं। बच्चे रूठ जाते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं। अंत तो गत्वा मीरा की चीख निकल गई। एकाएक अपनी पूरी शक्ति समेट कर वह उठी। धकेल कर उसने उन्हें मुन्ने से दूर कर दिया और उसे उठाकर कसकर सीने से चिपटा लिया। नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। आप चली जाइए, प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? चली जाओ मेरे मुन्ने से दूर। वह तेज तेज चिल्लाती मुन्ने को चूमे जा रही थी और रोए जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर इसका सुषमा जी पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे ना हिली न डुली, ना ही विचलित हुई। शांत और स्थिर खड़ी रही, अनंत में घूरते हुए। नीचे श्याम सुंदर जी और पुष्पा के कानों में मीरा के रोने चिल्लाने की आवाजें पड़ी तो वे दोनों घबरा गए। दौड़ते हुए ऊपर आए और अंदर आते ही उन्हें स्थिति समझ में आ गई। सुषमा जी शांत खड़ी थी और मीरा कमरे की दीवार से सटी मुन्ने को सीने से चिपकाए फूट फूट कर रो रही थी। पुष्पा को देखते ही वह भागी और दौड़कर उससे लिपट गई। उसने मीरा को संभाला और बैठने का इशारा किया।
वह वहीं मुन्ने को लेकर फर्श पर गठरी हो गई। उसे छोड़ पुष्पा तेजी से सुषमा जी की ओर मुड़ी और बाह पकड़कर झंझोड़ती उसे होश में लाने लगी। क्या माँ जी, आप यहाँ हो? मैं कितनी देर से आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। चलो, आज गोली नहीं ली दोपहर को? क्या दीदी, आज सीढ़ी को ताला नहीं मारा? माँ जी का ऊपर आना मना है। उसने मीरा की ओर देखा। मीरा अब भी पत्ते की तरह कांप रही थी। वे गुस्से में आ गई। तेज में अपनी बाह छुड़ाती हुई चीखी, क्यों ऊपर आना मना है मेरा? क्यों मैं नहीं मिल सकती अपने बेटे से? क्या मैं बीमार हूँ? नहीं लेती गोली। जा भाग। दुष्ट हो तुम सब, मिलने नहीं देते मुझे अभिषेक से। रोज मुझे गोली देकर सुला देते हो और अभिषेक आकर चला जाता है। देखो आज उससे कितनी देर तक मैं बात करती रही। जाओ, नहीं लेती। पता नहीं फिर कब आए वो। उनका स्वर कठोर हो गया, आंखें फिर से निस्तेज, दृष्टि स्थिर। माँ जी चलो नीचे, अब बस बहुत हुआ, चलो। पुष्पा धकेलती हुई उन्हें दरवाजे की ओर ले जाने लगी और वे अर्धचेतन सी लड़खड़ाती हुई जा रही थी, पर होठों पर अब भी वही शब्द थे। बच्चे रूठ जाते हैं, गुम हो जाते हैं। वे दोनों चले गए। मीरा कुछ शांत हुई। उसने मुन्ने को धीरे से अलग किया और सर उठाकर देखा। सामने श्याम सुंदर जी हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके होंठ कांप रहे थे। वे कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आवाज ना निकली। आंख से आंसू टपक रहे थे, टप टप। वे कुछ पल वहीं खड़े रहे, चुप। फिर धीरे से दरवाजा बंद कर कमरे से बाहर निकल गए। तूफान आया और थम गया था। अब शांति थी, सन्नाटा, भयंकर सन्नाटा। आवाज थी तो बाहर नीम के सूखे पत्तों के हिलने की, सुर शर, और उसमें लय मिलाती मीरा की सिसकियों की आवाज। कमरा महक रहा था हर श्रृंगार की खुशबू से। वह अब भी घुटनों में सर छिपाए सिसक रही थी। अचानक कानों में आवाज आई, छपाक। उसने डरते डरते देखा। मुन्ना फर्श पर बहते गीले में अपनी नन्ही हथेली मार रहा था। हथेली गीली हो गई थी और वह चकित सा अपनी हथेली को देख रहा था। एक बार फिर उसने हथेली पटकी, छपाक। बूंदें उछली और मीरा के मुंह पर पड़ी। आंसुओं के खारे पानी में यह खारा पानी मिलकर एक हो गया। वह नादान गीली हथेली देखकर खिलखिलाया। अपने किए पर खुशी से फूलता हुआ एक और हाथ मारा, छपाक। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पद्मावती जी द्वारा लिखी बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी कोने वाला कमरा। डॉक्टर पद्मावती जी द्वारा लिखी कहानी और मेरी प्रस्तुति आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक